नमस्ते। आज के इस नए ऐतिहासिक विश्लेषण में हम सभी का स्वागत है। आज हम 16वीं शताब्दी के भारत के इतिहास के पन्नों से एक ऐसी कहानी की गहराई में उतरने वाले हैं जो अदम्य साहस और दृढ़ संकल्प की एक जीती जागती मिसाल है। हम बात कर रहे हैं उस दौर की जब विशाल और तेजी से हर तरफ फैलते हुए मुगल साम्राज्य को एक छोटे से लेकिन कभी न झुकने वाले राज्य मेवाड़ से एक ऐसी भयंकर चुनौती मिली जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। अब जरा सोचिए, और यहीं से ये सबसे बड़ा सवाल पैदा होता है। एक अकेला, चारों तरफ से घिरा हुआ और सीमित संसाधनों वाला राज्य मानव इतिहास के सबसे ताकतवर साम्राज्यों में से एक के सामने आखिर कैसे टिक पाया? ये बिल्कुल एक डेविड बनाम गोलियात जैसी कहानी है। एक तरफ तो असीम सैन्य ताकत और खजाना था, और दूसरी तरफ एक अकेला राज्य। संसाधनों के बीच का ये जो भारी अंतर है ना, यही इस पूरी कहानी को इतना रोमांचक बनाता है। चलिए सीधा कहानी के पहले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, उत्तराधिकार की छाया और सिंहासन पर उदय। अब एक बात जो काफी दिलचस्प है वो ये कि सत्ता का ये बदलाव कोई शांतिपूर्ण घटना नहीं थी। गद्दी छीन जाने की वजह से जगमाल इस कदर नाराज हुआ कि उसने सीधे सीधे बदला लेने की कसम खा ली। ऐतिहासिक दस्तावेज बताते हैं कि वो सीधा अजमेर चला गया और वहां जाकर सम्राट अकबर के दरबार में मुगल सेना में शामिल हो गया, और अकबर ने भी कूटनीतिक चाल चलते हुए उसे इनाम के तौर पर सिरोही का एक हिस्सा दे दिया। इस एक घटना ने रातों रात मेवाड़ और मुगलों के बीच के राजनीतिक तनाव को एक अलग ही स्तर पर पहुंचा दिया। इसके बाद आता है हमारा दूसरा अहम पड़ाव, मुगलों को चुनौती, यानी इच्छा शक्ति की असली लड़ाई। शुरुआत में मुगलों ने सीधे युद्ध की जगह बातचीत का रास्ता चुना। अकबर ने एक के बाद एक अपने सबसे बेहतरीन दूत भेजे। शांति समझौते के लिए सबसे पहले जलाल खान को भेजा गया, फिर राजा मानसिंह आए, उसके बाद राजा भगवंत दास और अंत में टोडरमल। लेकिन महाराणा प्रताप ने हर बार बड़ी चतुराई से इन प्रस्तावों को ठुकरा दिया। उन्होंने या तो बहुत ही गोलमोल जवाब दिए या फिर कुछ दूतों से तो सीधे मिलने से ही साफ मना कर दिया। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इतने बड़े बड़े कूटनीतिक प्रयास, जिनमें मुगल साम्राज्य के सबसे बड़े दूत शामिल थे, वो पूरी तरह से फेल क्यों हो गए? आइए जरा इन शांति वार्ताओं के टूटने के असली कारणों को समझते हैं। आखिर वो क्या शर्तें थीं जिन्हें मानना मेवाड़ के लिए बिल्कुल नामुमकिन था? दस्तावेजों पर नजर डालें तो अकबर की शर्तें बिल्कुल साफ और बेहद सख्त थीं। महाराणा प्रताप को व्यक्तिगत रूप से मुगल दरबार में हाजिर होना होगा, कर या नजराना देना होगा, राजनीतिक अधीनता स्वीकार करनी होगी और वैवाहिक संबंध बनाने होंगे। जाहिर है, प्रताप के लिए ये शर्तें पूरी तरह से अस्वीकार्य थीं। इनका सीधा सा मतलब था मेवाड़ की आज़ादी को हमेशा के लिए खत्म कर देना, और इसी वजह से 1573 के अंत तक आते आते ये साफ हो गया था कि अब एक बड़े सैन्य टकराव को टाला नहीं जा सकता। खैर, यहाँ कूटनीति से जुड़ा एक और बेहद दिलचस्प ऐतिहासिक वाकया सामने आता है, राम प्रसाद नाम के एक हाथी का। बदायूनी और अबुल फजल जैसे इतिहासकारों ने दर्ज किया है कि अकबर ने कई बार महाराणा प्रताप से खास तौर पर इस हाथी की मांग की थी, लेकिन प्रताप ने हर बार इसे सौंपने से साफ इनकार कर दिया। सुनने में ये बात बहुत छोटी लग सकती है, लेकिन असल में ये हाथी प्रताप की स्वतंत्रता और मुगलों के सामने सिर न झुकाने के दृढ़ संकल्प का एक बहुत बड़ा प्रतीक बन गया था। और फिर आता है वो क्षण, हमारा तीसरा खंड, हल्दी घाटी का ऐतिहासिक युद्ध, यानी चरम टकराव। अब जरा इस सैन्य अंतर को देखिए। आंकड़े बहुत कुछ कह रहे हैं। एक तरफ मुगल और राजपूत सेनापति मान सिंह के नेतृत्व में लगभग 10,000 सैनिकों की एक विशाल, पूरी तरह सुसज्जित फौज थी, और दूसरी तरफ महाराणा प्रताप के पास सिर्फ 3,000 घुड़सवार और 400 भील तीरंदाज थे। ये आंकड़े साफ गवाही दे रहे हैं कि मेवाड़ के सामने उस दिन कितनी बड़ी और लगभग असंभव सी चुनौती खड़ी थी। कमाल की बात यह है कि ये युद्ध केवल 3 घंटे तक चला। जी हां, सिर्फ 3 घंटे, लेकिन इसका स्वरूप इतना भयंकर था कि इसने इतिहास की दिशा ही बदल दी। युद्ध के दौरान महाराणा प्रताप गंभीर रूप से घायल हो गए। जब ऐसा लगने लगा कि शायद अब सब कुछ खत्म हो जाएगा, तब एक झाला सरदार ने असीम वीरता का परिचय दिया। उन्होंने राणा प्रताप के राजचिन्ह खुद पहन लिए, जिससे पूरी मुगल सेना का ध्यान उनकी तरफ खिंच गया। इस अद्वितीय और निस्वार्थ बलिदान की बदौलत ही महाराणा प्रताप वहां से सुरक्षित पहाड़ियों में निकलने में कामयाब रहे। तो अंत में क्या हुआ? मुगलों ने युद्ध तो जीत लिया, भारी नुकसान भी पहुंचाया, और 1 हफ्ते के भीतर गोगुंदा जैसे अहम इलाके पर कब्जा भी कर लिया। लेकिन रणनीतिक दृष्टि से इतिहासकार इसे मुगलों के लिए एक व्यर्थ की जीत या फ्यूटाइल विक्ट्री मानते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि उनका जो सबसे मुख्य लक्ष्य था,
महाराणा प्रताप को मारना या उन्हें बंदी बनाना, उसमें वो पूरी तरह से विफल रहे थे। राणा प्रताप जीवित थे, आज़ाद थे और सबसे बड़ी बात, उनका मनोबल बिल्कुल नहीं टूटा था। यहीं से शुरू होता है हमारा चौथा खंड, छापामार युद्ध रणनीति और मेवाड़ का शानदार पुनरुत्थान। तो ये नई रणनीति थी क्या? इसे छापामार युद्ध या गुरिल्ला वॉरफेयर कहते हैं। इसमें होता यह है कि छोटी और बहुत ही गतिशील टुकड़ियां दुश्मन पर अचानक हमला करती हैं, तोड़फोड़ करती हैं और फिर भौगोलिक स्थिति का फायदा उठाकर तुरंत छिप जाती हैं। अरावली की मुश्किल और पथरीली पहाड़ियों में इसी रणनीति का बेहतरीन इस्तेमाल करके महाराणा प्रताप ने पारंपरिक रूप से लड़ने वाली उस विशाल मुगल सेना को सच में पूरी तरह से थका कर रख दिया। अगर हम प्रताप की शानदार वापसी को देखें तो इसके 4 मुख्य रणनीतिक कदम थे। पहला, सुरक्षित पहाड़ियों में पीछे हटना। दूसरा, गुरिल्ला युद्ध के जरिए मुगलों को परेशान करना। तीसरा, सही मौके का इंतजार करना, और वो मौका आया जब मुगलों का ध्यान बंगाल और बिहार के विद्रोहों में बट गया। और अंत में जब 1585 में अकबर अपना पूरा ध्यान लेकर लाहौर चला गया, तब प्रताप ने अपना चौथा कदम उठाया। अपनी जमीन वापस लेने के लिए सीधे जवाबी हमले शुरू कर दिए। 36, जी हाँ 36, ये कोई मामूली संख्या नहीं है। यह उन मुगल चौकियों की संख्या है जिन पर महाराणा प्रताप ने अपनी इस रणनीति के जरिए सफलतापूर्वक वापस कब्जा कर लिया था। इस शानदार सैन्य वापसी के साथ ही पूरे मेवाड़ में जैसे एक नई जान आ गई। जो लोग राज्य छोड़कर चले गए थे वो वापस लौटने लगे, व्यापार फिर से शुरू हो गया और खेती में भी बहुत तेजी से सुधार देखने को मिला। हैरानी की बात है ना कि युद्ध की इन कहानियों के बीच एक ऐसा रचनात्मक पहलू भी है जो अक्सर छिप जाता है। इतने भयंकर संघर्ष और युद्ध के बीच भी महाराणा प्रताप ने चावंड में अपनी नई राजधानी बसाई और वहां कला और संस्कृति को भरपूर बढ़ावा दिया। उनके दरबार में नासिरुद्दीन जैसे महान चित्रकारों को जगह मिली और यहीं से चित्रकला की उस अद्भुत परंपरा का जन्म हुआ जिसे आज हम चावंड शैली के नाम से जानते हैं। ये सच में कला और युद्ध के बीच का एक कमाल का संतुलन था। और अब हम इस विश्लेषण के अंतिम पड़ाव पर आते हैं, विद्रोह का प्रतीक और एक स्थायी विरासत। ऐतिहासिक दस्तावेज हमें इस कहानी का एक बहुत ही भावुक और मानवीय पहलू भी दिखाते हैं। कई जगहों पर यह दर्ज है कि जब 1597 में प्रताप के निधन की खबर मुगल दरबार में पहुंची तो स्वयं सम्राट अकबर भी इस खबर से बहुत गहरे तक प्रभावित हुए थे। और तो और अकबर के दरबार के कवि दुर्सा आड़ा ने भरे दरबार में महाराणा प्रताप के सम्मान में एक शोक गीत पढ़ा था। जरा सोचिए, एक धुर विरोधी के दिल में भी वो गहरा सम्मान जो प्रताप ने अपने अदम्य साहस से कमाया था। इतिहासकारों सतीश चंद्रा और वृष्टि बंद्योपाध्याय के ये शब्द बिल्कुल सटीक बैठते हैं। शक्तिशाली मुगल साम्राज्य के खिलाफ राणा प्रताप का ये विद्रोह राजपूत वीरता और अपने सिद्धांतों के लिए आत्म बलिदान की भावना की एक गौरवशाली गाथा है। उनके द्वारा अपनाई गई इन गुरिल्ला युद्ध की तकनीकों और उनके कभी न टूटने वाले संकल्प ने आगे चलकर मराठा साम्राज्य के संस्थापक शिवाजी से लेकर बंगाल के ब्रिटिश विरोधी क्रांतिकारियों तक की कई पीढ़ियों को रास्ता दिखाया। तो चलते चलते विचार करने के लिए एक अंतिम प्रश्न, इतिहास अंततः उन लोगों को कैसे याद रखता है जो तमाम विपरीत परिस्थितियों के बावजूद हार मानने से या घुटने टेकने से साफ इनकार कर देते हैं। महाराणा प्रताप की कहानी केवल एक राजा और साम्राज्य के बीच के टकराव तक सीमित नहीं है, बल्कि ये मानवीय साहस और अटल प्रतिरोध की एक ऐसी ऐतिहासिक स्मृति है जो सदियों बाद आज भी पूरी तरह जिंदा है। हमारे इस ऐतिहासिक विश्लेषण का हिस्सा बनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।